कहते हैं कि हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल जरूर मिलता है। नमस्कार। आज हम देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कथनों को। सबसे पहले देखते हैं द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में। द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इनमें से रसज्ञ रंजन और कालिदास और उनकी कविता तथा वाग विलास महत्वपूर्ण मौलिक ग्रंथ हैं। साथ ही संपत्ति शास्त्र, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण, नेपाल तथा आत्मनिवेदन जैसे निबंध इनके बहुत ही चर्चित रहे हैं। द्विवेदी जी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग यानी कि 1900 से लेकर 1920 तक का युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन भी किया। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। द्विवेदी जी की मौलिक पद्य रचनाएं तथा अनुदित पद्य रचनाएं जैसे कि विनय विनोद, जो कि भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया है इन्होंने, और बिहार बाटिका जिसमें गीत गोविंद का भावानुवाद किया है, और स्नेहमाला में भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में इन्होंने अनुवाद किया है। श्री महिमन स्रोत में संस्कृत के महिमन स्रोत का संस्कृत वृत्तों में अनुवाद किया है, और साथ ही गंगा लहरी जो पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद किया। ऋतु तरंगिणी में कालिदास की ऋतु संहार का इन्होंने छाया अनुवाद किया है, तथा सुहाग रात जो कि बायरन के ब्राइडल नाइट का छाया अनुवाद है। कुमार संभव सार, इसमें कालिदास के कुमार संभव के प्रथम 5 सर्गों का सारांश इन्होंने अनुदित किया है। तो इस तरह से इन्होंने अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं, और आगे इनकी कुछ मौलिक गद्य रचनाएं हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, जिनका जिक्र मैंने अभी हाल ही में पहले भी किया आपसे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। तो यहाँ पे क्रम वाइज और प्रकाशन वर्ष के साथ ही मैंने यहाँ पे इनको रखा है, आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। साथ ही इनकी कुछ गद्य अनुदित रचनाएं भी है जिनका भी अच्छे से यहाँ पे वर्णन दिया गया है, तो आप सभी इनको पढ़िएगा अच्छे से। इस तरह हमने देखा कि सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और उसे 17 वर्ष तक कुशलतापूर्वक निभाया भी। 1904 में नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात वे स्थायी रूप से सरस्वती के संपादन कार्य में लग गए और 200 रुपये मासिक की नौकरी को त्याग कर मात्र 20 रुपये प्रति मास पर सरस्वती के संपादक के रूप में कार्य करना उनके त्याग का परिचायक माना जाता है। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी अपने गांव चले आते हैं और अत्यधिक रुग्ण होने से 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में इनका स्वर्गवास हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि संस्कृत, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में स्फुट काव्य रचना से साहित्य साधना का आरंभ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी से क्रमशः ब्रज भाषा और हिंदी में अनुवाद कार्य के अलावा प्रभुत समालोचनात्मक लेखन भी किया। इनकी मौलिक पुस्तकों में जैसे कि नाट्यशास्त्र 1904 ईस्वी में, विक्रमांक देव चरितचर्या 1907 ईस्वी में, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 ईस्वी तथा संपत्ति शास्त्र 1907 ईस्वी में ही ये इनके प्रमुख माने जाते हैं। और साथ ही अनुदित पुस्तकों में शिक्षा और स्वाधीनता जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद 1906 ईस्वी में, और जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद 1907 ईस्वी में। तो ये इनके प्रसिद्ध रचना ग्रंथ माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया बल्कि उसे आलोच की दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की जैसे कि कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि अन्य अनुसंधानों में न सिर्फ विपुल मात्रा में लिखा बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में लेखने के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी केवल कविता, कहानी,
आलोचना आदि को ही साहित्य मानने के विरुद्ध थे। वे अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि विषयों को भी साहित्य के ही दायरे में रखते थे। वस्तुतः स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वावलंबन को गति देने वाले ज्ञान विज्ञान के तमाम आधारों को वे आंदोलित करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा स्वयं लिखकर दिखाया भी। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन भी किया था एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई थी। उन्होंने श्री हर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषिध्य चरितम पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नैषध चरित चर्चा नाम से लिखी 1899 में, जो संस्कृत साहित्य पर हिंदी में पहली आलोचना पुस्तक भी है। फिर इन्होंने लगातार संस्कृत साहित्य का अन्वेषण, विवेचन और मूल्यांकन किया। उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों के हिंदी में औपन्यासिक रूपांतरण भी किए, जिनमें कालिदास कृत रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और किरातार्जुनीय प्रमुख हैं। साथ ही हिंदी भाषा के प्रचार, पाठकों में रुचि परिष्कार और ज्ञानवर्धन के लिए द्विवेदी जी ने विविध विषयों पर अनेक निबंध भी लिखे। विषय की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध 8 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: साहित्य, जीवन चरित्र, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, उद्योग, शिल्प, भाषा और अध्यात्म। द्विवेदी जी ने आलोचनात्मक निबंधों की भी रचना की। उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में संस्कृत टीकाकारों की भांति कृतियों का गुण दोष विवेचन किया और खंडन मंडन की शास्त्रार्थ पद्धति को अपनाया है। इस तरह हम देखते हैं कि द्विवेदी जी सरल और सुबोध भाषा लिखने के पक्षपाती थे। उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है और न ही उर्दू फारसी के अप्रचलित शब्दों की भरमार है। वे गृह के स्थान पर घर और उच्च के स्थान पर ऊंचा लिखना अधिक पसंद करते थे। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया है, किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। इस तरह हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी की भाषा का रूप पूर्णतः स्थित है। वह शुद्ध, परिष्कृत और व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। उनका वाक्य विन्यास हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है और कहीं भी वह अंग्रेजी या उर्दू के ढंग का नहीं लगता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक नवीन युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिससे उनके नाम पर द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई। सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए उन्होंने हिंदी की महान सेवा की और हिंदी को अनेक नए कवि और निबंधकार प्रदान किए। हिंदी भाषा को सुव्यवस्थित करने और उसका व्याकरण सम्मत स्वरूप निर्धारित करने में उनकी विशेष भूमिका रही है। हिंदी गद्य में छाई हुई अराजकता को दूर कर द्विवेदी जी ने अपना योगदान दिया है। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी द्विवेदी जी को ही प्राप्त है। आइए अब देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक दृष्टि कैसी रही है। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट ने पंडित श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट की आलोचना कर उसके गुण दोषों पर विचार किया था। आलोचना की इस पहल को आचार्य द्विवेदी ने ही आगे बढ़ाया। कहना न होगा कि भारतेंदु मंडल के जिन विद्वानों द्वारा आलोचना की शुरुआत हुई वे सभी सर्जक थे। द्विवेदी जी की दृष्टि तर्क और विवेक पर आधारित थी। वे उसी बात को स्वीकार करते थे जिसे उनका विवेक मानता था। तर्क की कसौटी पर यदि कोई विचार खरा नहीं उतरता था तो उनके लिए वह एक प्रकार का पाखंड था। वह ज्ञान की एक विकासमान परंपरा पर भी जोर देते हैं। अतः ईश्वर को सर्वज्ञ कहने पर भी वह ज्ञान का भौतिकवादी, विकासवादी विवेचन ही प्रस्तुत करते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि परंपरा का विकास होता है और वह कभी पुरानी नहीं पड़ती। आगे लिखते हैं कि कोई भी साहित्य चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, मीमांसा की अपेक्षा तो रखता ही है। इसीलिए उन्होंने वेदों को अपौरुषेय नहीं माना और कालिदास की कमियों का भी बेहिचक उल्लेख किया। वे मानते हैं कि जितने प्रकार की विधि निर्धारित होती है, विदेश काल जनसमाज की अवस्था और उसके कल्याण का विचार करके ही निर्धारित होती है। आगे अंग्रेजी राज के संबंध में लिखते हैं कि अब तो प्रतिवर्ष कहीं न कहीं दुष्काल पड़ा ही रहता है। मुख्य करके अंग्रेजी राज में इसका घर है। जब अंग्रेज बिलायत से आते हैं प्राय कैसे दरिद्र होते हैं और जब हिंदुस्तान से अपने बिलायत को जाते हैं तब कुबेर बनकर जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि रोग और दुष्काल इन दोनों के मुख्य कारण अंग्रेज ही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में नहीं बल्कि साहित्य के क्षेत्र में आए थे। इसीलिए वे अपनी बात को साहित्यिक ढंग से ही कह सकते थे और उन्होंने भारत भारती के प्रकाशन में कहा कि यह सोते हुओं को जगाने वाला है।
भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला है और आत्म विस्मृतों को पूर्व स्मृति दिलाने वाला है। निरुत्साहियों को उत्साहित करने वाला है, उदासीनों के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है। यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है, यह पूर्व पुरुषों के विषय में भक्ति भाव का उन्मेष कर सकता है, यह सुख समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है। अतः द्विवेदी जी ने इसे भावी कवियों के लिए आदर्श कहा था। भारत भारती के माध्यम से वे कवियों का आह्वान कर रहे थे कि भारत की सुई जनता को जगाकर उसमें उत्साह भरे और विदेशी सरकार के विरुद्ध एक वातावरण बनाए, क्योंकि यह बात द्विवेदी जी भली भांति जानते थे कि साहित्य ही जनता के हृदय को मथ सकता है। इसी प्रकार हिंदी व नवरत्न की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिसने उच्च भावों का उद्बोधन नहीं किया, जिसने समाज देश या धर्म को अपनी कविता द्वारा विशेष लाभ नहीं पहुंचाया, जिसने मानव चरित्र को उन्नत करने योग्य सामग्री से अपने काव्य को अलंकृत नहीं किया, वह भी यदि महाकवि या कवि रत्न माना जा सकेगा तो प्रत्येक देश क्या, प्रत्येक प्रांत में भी सैकड़ों महाकवि और कवि रत्न निकल आवेंगे। 1901 में उन्होंने अपने लेख नायिका भेद में लिखा कि राजाश्रय मिलने की देरी राजा जी को सब प्रकार की नायिकाओं के रसास्वादन का आनंद चखाने के लिए कवि जी को देरी नहीं। 10 वर्ष की अज्ञात यौवना से लेकर 50 वर्ष की प्रौढ़ा तक के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद बदलाकर और उनके हाव भाव विलास आदि की सारी दिनचर्या वर्णन करके ही कवि जन संतोष नहीं करते थे। संस्कृत कवियों के यहाँ भी इतना श्रृंगार वर्णन नहीं है जितना रीतिकालीन हिंदी कवियों के यहाँ है। इस तरह हम देखते हैं कि द्विवेदी जी की चिंता का मुख्य विषय है कि जिस समय मुगल शासन कमजोर पड़ रहा था और देसी राजा अपने हथभाग्य से अनजान थे और जनता शोषण के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, उस समय साहित्य को अपने प्रगतिशील तेवर अपनानी चाहिए। लेकिन साहित्य का यह पतनशील दौर था। तभी द्विवेदी जी कहते हैं कि कविता का काम दरबार में मनोरंजन करना नहीं है, उसका काम तो समय और समाज को जागरूक बनाना है। हिंदी में जो स्थिति थी वह अन्य भाषाओं की भी नहीं थी। हिंदी के समान बांग्ला, मराठी और गुजराती भाषाएं भी संस्कृत से निकली हैं, परंतु इन भाषाओं में नायिकाओं का कहीं भी उतना साम्राज्य नहीं जितना हिंदी में है। इसलिए द्विवेदी जी समझते थे कि आलोचना का काम केवल हिंदी में गुण दोष दिखाना भर नहीं है, बल्कि उसमें अपने समय की धड़कनों को भी सुना जाना चाहिए। आचार्य द्विवेदी ने यह काम किया, इसीलिए वे नायिका भेद की पतनशील प्रवृत्तियों से युक्त कविता को अच्छी कविता नहीं मानते थे। इसी तरह आचार्य द्विवेदी जी भारतेंदु युग की ताकत और उसकी कमजोरी दोनों से परिचित थे। वे उन अनुभवों से शिक्षा ग्रहण कर साहित्य में आए थे, इसीलिए उन्होंने उन प्रवृत्तियों के विरुद्ध लिखा जो रीतिवादी संस्कारों को प्रश्रय देते हुए नायिका भेद और घनघोर श्रृंगारिक चित्रण में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते थे। द्विवेदी जी 20वीं सदी की दहलीज पर खड़े होकर कवियों से यह अपेक्षा रखते थे कि देश प्रेम, स्वाधीनता और मानवीय गरिमाओं को उष्मा देती हुई कविताएं लिखी जाएं। उनकी इस आलोचना दृष्टि का रीतिवाद समर्थक आलोचकों ने विरोध भी किया। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा कि हम कुरुचि प्रवर्तक कविता के समर्थक नहीं हैं, परंतु श्रृंगार कविता के विरुद्ध जो आजकल धर्मयुद्ध सा जारी कर रखा गया है, उसकी घोर निंदा करने से भी नहीं हिचकते हैं। कविता के लिए केवल रस परिपाक चाहिए, उपयोगितावाद के चक्कर में डालकर ललित कला का सौंदर्य नष्ट करना ठीक नहीं है। अतः हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक दृष्टि का निष्कर्ष कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि के मूल में लोक की चिंता है। द्विवेदी जी हिंदी आलोचना के केंद्र में वैज्ञानिक सोच को स्थापित करते हैं। गद्य और पद्य लेखन दोनों के लिए ही वे खड़ी बोली का समर्थन करते हैं। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य और हिंदी जाति के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। तो आइए अब देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख कथनों को। उनका कहना था कि कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे हर कोई सहजता से समझ ले और अर्थ को हृदयगम कर सके। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कविता के संदर्भ में कि कविता एक अपूर्व रसायन है, अर्थ सौरम्य ही कविता का प्राण है। जिस गद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। रीतिकालीन कवियों के श्रृंगारिकता के संदर्भ में कहते हैं कि श्रृंगारिकता का आधिक्य समाज की उन्नति का परिचायक नहीं है। जो समाज श्रृंगार के प्रति अधिक अनुरक्त होगा, समझिए कि उसका पतन निकट ही है। श्रृंगार के प्रति अधिक मोह एक प्रकार का रोग है। तो देखिए, यह रीतिकालीन काव्य के संदर्भ में द्विवेदी जी ने कहा है।
कि ज़्यादा उसमें उस समय क्या था कि ज़्यादा श्रृंगारिक कविताएँ रची जाती थी, है ना? नायिका भेद और लाक्षणिकता का बाहुल्य था रीतिकालीन काव्य में। द्विवेदी जी लिखते हैं कि नीरस पद्यों का कभी आदर नहीं होता, जिसे पढ़ते ही पढ़ने वाले के मुख से वाह न निकले, अथवा उसका मस्तक न हिलने लगे, अथवा उसकी दंत पंक्ति न दिखाई देने लगे, अथवा जिस रस की कविता है उस रस के अनुकूल वह व्यापार करने लगे, तो वह कविता कविता ही नहीं, वह एक सिर्फ मात्र क्या होगी, तुकबंदी होगी। इसीलिए द्विवेदी जी लिखते हैं कि कविता को सरस बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर कवि का यह कर्तव्य होना चाहिए और रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रस को कविता का सबसे बड़ा गुण माना है और कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। अर्थात कवियों के लिए यह उनका संदेश था कि कविता का विषय थोड़ा मनोरंजक भी होना चाहिए और उसमें उपदेश भी होना चाहिए। देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना जैसी कविताएं लिखी जानी चाहिए। यमुना के किनारे किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। देखिए, ये किस संदर्भ में है आपको पता होगा कि जब बहुत सारे श्रृंगारिकता के कविताएं काव्य लिखा जा रहा था, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि बहुत हो चुका अब यमुना के किनारे किनारे केली कौतूहल, है ना? हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके गद्य में एक प्रकार की और पद्य में दूसरे प्रकार की भाषा लिखी जाती है, क्योंकि गद्य और पद्य की भाषा पृथक पृथक नहीं होनी चाहिए। गद्य और पद्य दोनों ही में कविता हो सकती है। द्विवेदी जी का अगला कथन है कि अनुप्रास और यमक आदि शब्दाडंबर कविता के आधार नहीं, जो उनके न होने से कविता निर्जीव हो जाए या उससे कोई अपरिमेय हानि पहुंचे। कविता का अच्छा बुरा होना तो विशेषतः अच्छे अर्थ और रस बाहुल्य पर अवलंबित है। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है, अशुद्ध का उतना नहीं होता। व्याकरण का विचार न करना कवि की तद्विषय अज्ञानता का सूचक है। जहां तक संभव हो शब्दों का मूल रूप नहीं बिगड़ना चाहिए। मुहावरे का भी विचार रखना चाहिए। बेमुहावरा भाषा अच्छी नहीं लगती। देखिए, द्विवेदी जी का मानना था कि थोड़ा मुहावरेदार तरीके से अगर हम अपनी भाषा को काव्य के माध्यम से रखते हैं ना, तो वह रुचिकर विषय हो जाता है और समझ भी जल्दी आता है। और इनका कहना था कि सभ्य समाज की जो भाषा हो, उसी भाषा में गद्य पद्यात्मक साहित्य होना चाहिए। पहले गद्य प्राय न था, हमारा साहित्य केवल पद्यमय था, है ना? गद्य साहित्य की उत्पत्ति के पहले पद्य में ही ब्रज भाषा का सार्वदेशिक प्रयोग होता था। जैसे हमने रीतिकाल में भी देखा कि रीतिकाल में ब्रज भाषा का बाहुल्य था। सारी की सारी रचनात्मक ग्रंथ जो है उस समय सारा का सारा काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया। द्विवेदी जी का बहुत ही प्रसिद्ध कथन देखिए कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। अर्थात द्विवेदी जी के कहने का भाव यह है कि हर वस्तु, हर चीज पर कविता लिखी जा सकती है, लेकिन उसका जो लिखने का ढंग है, उसकी जो शैली है ना, उसकी जो भाषा है वह कैसी होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए, मुहावरेदार होनी चाहिए। जब अच्छा काव्य नहीं लिखा जा रहा था, तो द्विवेदी जी का मानना था कि हिंदी काव्य की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के ग्रंथ लिखने में न करें। इसी संदर्भ में आगे का कथन देखिए कि इस समय कवियों का एक बड़ा दल कवि समाजों और कवि मंडलों में बद्ध होकर समस्या पूर्ति करने में व्यग्र हो रहा है। इन पूर्तिकारों में से कुछ छोड़कर शेष कविता के नाम की भी बड़ी अवहेलना कर रहे हैं। इनको चाहिए कि बिना योग्यता संपादन किए समस्या पूर्ति करने के झगड़े में न पड़े, क्योंकि अच्छी समस्या पूर्ति करना असाधारण प्रतिभावान का काम है। हिंदी के जितने कवि प्रसिद्ध हैं, उन्होंने देश, काल, अवस्था और पात्र के अनुसार ही कविता की है। तो इसीलिए उन कवियों को, जो कभी अच्छा काव्य नहीं लिख रहे, उनको भी चाहिए कि वह अपनी बुद्धि के प्रयोगानुसार ही काव्य की रचना करें। यह द्विवेदी जी का कहना था। आगे लिखते हैं कि सच है कि जो अच्छा कवि है वही अच्छा अनुवाद करने में समर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं। परंतु अच्छा कवि होना भी तो दुर्लभ है ना? और भूषण के समान कवियों ने तो राजनीतिक आंदोलन तक उपस्थित कर दिया था। देखिए, भूषण के संबंध में इन्होंने क्या लिखा है कि भूषण के तरह जो कवि थे, उन्होंने तो राजनीतिक आंदोलन तक उपस्थित कर लिया था। लिखते हैं कि कविता ही के लिए कविता करना एक तमाशा है। कविता लिखते समय जो जो भाव कवि के हृदय में उचित होते हैं, वही भाव पढ़ने वाले के हृदय में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए पढ़ने वाला सहृदय होना चाहिए, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजने लगेगी। भाई,
हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं इनके कथनों को पढ़ते हुए कि जो जिस काव्य से ये संतुष्ट नहीं थे या जो इनकी नज़रों में सभ्य नहीं था, उन कवियों के लिए उन्हें खरी-खोटी तो ज़रूर सुनाई है, मतलब बहुत ज़्यादा सुनाई है, बहुत अच्छे तरीके से। तभी ये लिखते हैं कि यदि स्वतः कवि में सहृदयता न हो, तो फिर उसका श्रम ही वृथा है, यानी कि व्यर्थ है उसका श्रम करना कविता लिखने में। आजकल हिंदी संक्रांति की अवस्था में है। हिंदी कवि का कर्तव्य यह है कि वह लोगों की रुचि का विचार रखकर अपनी कविता ऐसी सहज और मनोहर रचे कि साधारण पढ़े-लिखे लोगों में भी पुरानी कविता के साथ-साथ नई कविता पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो जाए। कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन हो, उसमें धीरज, साहस, प्रेम और दया आदि गुणों के उदाहरण रहें। कल्पना सूक्ष्म और उपमादिक अलंकार गूढ़ नहीं होने चाहिए। और भाषा के संदर्भ में कि भाषा सहज, स्वाभाविक और मनोहर होनी चाहिए और छंद सीधा, परिचित, सुहावना और वर्णन के अनुकूल होनी चाहिए। अर्थात जो कविता में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह सहज होनी चाहिए, मनोहर भी होनी चाहिए, मन को लुभाने वाली और स्वाभाविक भी होनी चाहिए। और छंद भी कैसे होने चाहिए? परिचित छंद होने चाहिए, सुहावने वर्णन के साथ, अनुकूलता के साथ, है ना? तो जी ये थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक दृष्टि और इनके महत्वपूर्ण कथन, खासकर कविता के लिए जो और कवियों के लिए इनके कथन थे, उनका संकलन। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें और साथ ही कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आपको इन जो भी आलोचकों को मैं आपके सामने रख रही हूँ, है ना? कथनों के ज़रिए इनके संबंध में आपको कोई अन्य महत्वपूर्ण बात पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि आपकी जो दृष्टि है ना? आपकी समझ में जो इनके प्रति और भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सबके सामने आ जाएँ और सबको इससे सहूलियत हो जानने के लिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और मिलेगा भी। वीडियो को अपना प्यार देते रहें, अपना साथ बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट साहित्यकार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और सीखते रहें, सिखाते रहें। नमस्कार।